Hello students, welcome to the world of biology with Ahmed Excellence classes. लास्ट लेक्चर में जो कि काफ़ी दिनों से बीच में कुछ दिन का गैप गिर गया था, मैंने लेक्चर कुछ 2-3 लेक्चर रिकॉर्ड नहीं किए थे कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से, लेकिन यहाँ पर मैं फिर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगा। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ हमने कंप्लीट कर चुके हैं ऑनलाइन मोड पे। अब यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल चैप्टर पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। उसमें हमने एसिड सॉल्युबल पुल और एसिड इनसॉल्युबल पुल में आने वाले सब्सटेंस का एनालिसिस किया था। मैक्रोमॉलिक्यूल और माइक्रोमॉलिक्यूल दोनों को डिफरेंशिएट किया था, सेपरेट आउट किया था। आगे उसके बारे में और भी डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। प्रोटीन्स, दैट इज नथिंग बट अ यूनिट फॉर्म ऑफ प्रोटीन इज अमाइनो एसिड। उसके बाद हमने लिपिड्स देखा, न्यूक्लिक एसिड के डिफरेंट फॉर्म्स हमने स्टडी किए बच्चों, उसका स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन देखा। अगर आपको उसके बारे में डिटेल देखना है तो लास्ट 3 लेक्चर आप लोग देख सकते हैं। अमाइनो एसिड के बारे में, फैटी एसिड के बारे में और न्यूक्लिक एसिड के बारे में मैंने स्ट्रक्चरल डिस्क्रिप्शन दिया हूँ। उसके बारे में, उसके बॉन्ड के नेचर के बारे में और भी हमें डिटेल देखना है आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पर आज जो मुझे पॉइंट डिस्कस करना है वो है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम किसे कहेंगे, ये बात मुझे आज आपको समझाने की कोशिश करना है। तो बच्चों, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हम किसे कहते हैं ये हमें मालूम होना जरूरी है। उसके बाद ही हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंडरी मेटाबोलाइट और प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पहले समझेंगे। क्या है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, कोई बता सकता? यस, आप लोगों को मालूम होना जरूरी है कि मेटाबॉलिक रिएक्शन इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैंने कई बार ये डिस्कस कर चुका हूँ, इस पर मेरे बहुत सारे लेक्चर्स भी रिकॉर्ड है। पर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मैं 2 अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। एक है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और इसके बाद फिर हम इसके कंपैरेटिवली सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को समझने की कोशिश करेंगे। Primary metabolites is nothing but a product of the plant synthesized by a specific site of the plant which responsible for the biological activity, of the plant organism or animal also। देखिए, कोई भी प्लांट्स में और कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, प्लांट से बेटर मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्ड यूज करूंगा तो और उसमें ब्रॉड हो जाएंगी मेरी बात, कि कोई भी प्लांट्स और कोई भी एनिमल्स अपने लाइफ को कैरी करने के लिए न्यूट्रिएंट्स की जरूरत रहेगी प्लांट्स को। उस न्यूट्रिएंट्स के थ्रू प्लांट्स क्या करेगा, प्लांट्स और एनिमल और ऑर्गेनिज्म फूड के फॉर्म में यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स लेगा। न्यूट्रिएंट्स में ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे बच्चों और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे। इन न्यूट्रिएंट्स का मेटाबॉलिज्म होगा, और यहाँ पर रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस बनेंगे। यहाँ पर क्या बनेंगे, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस बनेंगे। रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस में मैं क्या ले सकता हूँ, रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस में मैं ले सकता हूँ कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें जरूरत है वो कार्बोहाइड्रेट्स बनेगा। प्रोटीन्स बनेगा, जो हमें जरूरत है वो प्रोटीन बनेगा। और फैट्स और ऑयल्स बनेंगे, लिपिड्स जिसे कहते हैं। विटामिन्स होंगे बहुत सारे। तो ये जो विटामिन्स और दूसरे बायोमॉलिक्यूल्स है, और इसके अलावा ये जो प्रोटीन है और ये जो रिक्वायर्ड चीजें हैं, इससे फिर क्या बनेगा, बॉडी के कंपोनेंट्स बनेंगे। और उसके साथ साथ हमें एनर्जी भी मिलेगी। एनर्जी एटीपी के फॉर्म में मिलेंगे, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होके, और दूसरे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यहाँ पर बनेंगे प्लांट्स में, जो कि फूड के थ्रू कन्वर्ट किए गए हैं। फूड के थ्रू कन्वर्ट किए गए हैं का मतलब क्या है, यहाँ पर एनिमल की अगर एग्जाम्पल लिए तो वो क्या करेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे प्लांट ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि वो कंज्यूमर है, वो फूड कंज्यूम करेंगे न्यूट्रिएंट्स को, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे, फिर उनका मेटाबॉलिज्म होगा और हमारे हिसाब से जो रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस हैं वो बनेंगे। ठीक है,
ये बात हो गई एनिमल के कॉन्टेक्स्ट में। प्लांट्स में क्या होगा, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी, प्लांट में फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होगी। आप अपने को आगे डिटेल में देखना ही है। इसमें क्या बनेगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ग्लूकोज से फिर पॉलीसेकेराइड बनेंगे और दूसरे कार्बन और हाइड्रोजन के रॉ मटेरियल्स यहाँ पर ग्लूकोज से यहाँ पर हमें मिलेंगे। मिनरल्स एंड वाटर, मिनरल्स, वाटर, नाइट्रोजन, ये सॉइल से मिलेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। मिनरल्स और वाटर ये रूट सिस्टम के थ्रू प्लांट के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होंगे और उस हिसाब से प्लांट का जो रिक्वायर्ड एलिमेंट्स है उनकी जरूरत यहाँ पर पूरी होंगी। और जो भी जीनोटाइप होगा पर्टिकुलर प्लांट का, जिसके बारे में हमें डिटेल में डिस्कस करना है, उस इंफॉर्मेशन के चलते जो भी इंफॉर्मेशन है उस हिसाब से फिर प्लांट बॉडी का कंस्ट्रक्शन होगा। ऐसे ही एनिमल बॉडी की बात भी है कि जो भी फूड लग रहे हैं वो फूड हम ऑक्युपाई करेंगे और उस फूड का डाइजेशन होगा, सिंप्लीफिकेशन होगा और वो रॉ मटेरियल हमारे मेटाबॉलिक ऑर्गन यानी कि सेलुलर एनवायरनमेंट तक जाएगा और हमारे सेल के रिक्वायरमेंट के हिसाब से वहां पर नए चीजें बनेंगी और उन नए चीजों से हमारे बॉडी का कंस्ट्रक्शन होगा, उससे हम एनर्जी हासिल करेंगे। तो ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है। अब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स मतलब ऐसे मेटाबोलाइट्स जो प्लांट अपने खुद के लिए मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बनाता है, मतलब ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जिनका फंक्शन अननोन है, जिनका फंक्शन नोन है। प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस और द प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स इज नथिंग बट अ प्रोडक्ट विच इज एसेंशियल फॉर स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म एंड विच इज नोन फंक्शन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट मतलब ऐसा मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जिसकी हमें जरूरत है, जिसके फंक्शंस हमें मालूम है। फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं प्रोटीन को, अमीनो एसिड को, फैट्स को, इन सब के फंक्शंस हमें पता है, तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहलाएंगे। लेकिन यहाँ पर ये मैं रफ कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पीछे करके। यहाँ पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या हो रहा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में ऐसे मेटाबॉलिक प्रोडक्ट बन रहे हैं जो हमारे लिए फंक्शन उसका अभी पता नहीं है। मतलब प्लांट ऑर्गेनिज्म में कुछ ऐसे प्रोडक्ट बनते हैं जिनका फंक्शंस अभी कुछ नोन नहीं है। मतलब द प्रोडक्ट विच इज सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द विच एक्ट्स एज अ सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट। व्हाई? Because their function is totally unknown. What is actually their functions? But in relation with our human beings, this product is used as a raw material in number of industrial aspects like formation of medicine, formation of different food products, formation of goods and services. जो भी हमारे डेली नीड्स के प्रोडक्ट होते हैं उसमें सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा रोल है, प्लांट के इन प्रोडक्ट्स का, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है। सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिसका फंक्शन अननोन होता है, फंक्शंस जिसका अननोन होता है प्लांट ऑर्गेनिज्म में कि वो क्यों बनते हैं, लेकिन वो अननोन फंक्शन होने की वजह से, जिसका फंक्शन हमें प्लांट में मालूम नहीं होने की वजह से, इसे हम सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स की एनसीईआरटी ने यहाँ पर एग्जांपल्स दिया है, आप बुक में भी एग्जांपल देख सकते हो। यहाँ पर पिगमेंट्स के एग्जांपल है, बहुत सारे प्लांट्स में पिगमेंट्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स है और एंथ्रोसायनिन्स है। ये भी, इनके भी बहुत सारे एज अ फूड सप्लीमेंट और एज अ मेडिसिन यहाँ पर इनके बहुत सारे यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप के वेजिटेबल्स में ये हमें दिखाई देते हैं पिगमेंट्स। अल्कलॉइड्स की बात की जाए तो अल्कलॉइड्स में मॉर्फिन है, प्रोटीन है, इनको भी हम एज अ मेडिसिन हम यूज करते हैं। ये बहुत ज़्यादा नर्वस सिस्टम पे एक्ट होने वाले ये कंपोनेंट्स है, एज अ मेडिसिन भी हम इसे यूज कर सकते हैं एज अ फार्मास्यूटिकल पर्पस। टर्पेनॉइड्स में मोनोटर्पिन है, डायटर्पिन है, टर्पिन रिंग है, इसमें इनके प्लांट सोर्स है बहुत सारे, और ये भी एज अ मेडिसिनल प्रोडक्ट यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं बहुत सारे।
आयुर्वेदिक मेडिसिन इस पर्टिकुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन में हम इन्हें बहुत सारा यूज कर सकते हैं एज अ एलोपैथिक ड्रग। इसके बहुत सारे यूज हमें देखने को मिलते हैं। इसेंशियल ऑयल्स में एग्जांपल है यहाँ पर लेमन ग्रास ऑयल, जिसका अपना एक बहुत बड़ा फंक्शंस है। ये फार्मास्यूटिकल यूज में आने वाले प्रोडक्ट्स है और बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में भी यूज होने वाले ये प्रोडक्ट्स है। टॉक्सिन्स की बात की जाए तो यहाँ पर एब्रीन और रिसिन के एग्जाम्पल दिया है, जो कि रिसेंटली कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किए जा रहे हैं, जिनका काम है कि वो सेल डिवीजन को रोके। सेल डिवीजन को रोकने के लिए ये एब्रीन और रिसिन का हम यूज करते हैं। उसके बाद लेक्टिन्स की बात की जाए तो कॉन्कावैलिन ए यहाँ पर उसके एग्जाम्पल दिया है, जिसका मेडिसिनल पर्पस भी है और बहुत सारे दूसरे मल्टीविटामिन्स के तौर पे भी इसे यूज किया जाता है। विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन और कर्क्यूमिन ये भी एज अ ड्रग हम यूज कर सकते हैं। ये जो हमारा जो हल्दी होती है उसमें भी हमको ये दिखाई देते हैं ये कंपोनेंट। कर्क्यूमिन जो येलोइश कलर का कंपोनेंट है। पॉलीमरिक सब्सटेंसेस में रबर गम्स के इंडस्ट्री में भी बहुत सारे प्रोडक्ट हम यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, जो कि सेकेंडरी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स है। एनसीईआरटी ने इनकी लिस्ट दिया है और लिस्ट के यहाँ पर पिगमेंट्स और जो प्रोडक्ट है उसकी लिस्ट किया है और उसके सामने उनका पर्टिकुलर यूज क्या है, किस पर्पस के लिए क्या कंपोनेंट वहाँ पर निकलता है वो मेंशन किया है। आपने रिलेट करना चाहिए। एमसीक्यूज ये टेबल पे भी बन सकते हैं, इसलिए एनसीईआरटी का जो ये टेबल है जो डायग्राम के फॉर्म में भी मैं शो कर रहा हूँ, आपने इसे अच्छे से देखना है। आज के लेक्चर में हमने देखे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में हमने देखे प्लांट्स ऐसे प्रोडक्ट बनाता है जिसके फंक्शंस हमें नोन है और प्लांट्स के खुद के लिए भी यूज में आते हैं, जबकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के फंक्शन प्लांट्स के लिए भी अननोन है। उसमें क्या फंक्शन है अब तक हमें पता नहीं चला है, लेकिन प्लांट्स फिर भी इन्हें बनाता है और ये ह्यूमन बीइंग के लिए यूज होते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स के लिए, बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ठीक है, तो आज का लेक्चर एकदम सिंपल लेक्चर था, बिल्कुल भी इसमें घबराने की बात नहीं थी। अगर उसके बाद भी अगर कुछ बात नहीं समझती है तो आप मुझे प्लीज मैसेज करिए, कमेंट करिए, मैं उसको अच्छे से इलैबोरेट करने की कोशिश करूंगा। होप आप लोगों को हर चीज अंडरस्टैंडिंग के साथ समझ रही होंगी। आप अगर कुछ डाउट हो तो आप हमें फ्रैंकली क्वेश्चंस करिए, आप क्लास पर भी विजिट करिए और एकेडमिक शेड्यूल के बारे में, एकेडमिक प्लान्स के बारे में चर्चा करेंगे और आपका जो एकेडमिक शेड्यूल है उसे अच्छे से अच्छा बनाने की, उसको बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे इजाजत दीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।